गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज है 4 जून 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। आज आने वाले हैं 18वीं लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट। तो आप कमेंट में ये बता दीजिएगा कि नेशनल इलेक्शन कमीशन भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे के भी आपको आंसर देने हैं, तो सारे क्वेश्चन कलेक्ट कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं 4 जून के सभी करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन ऑफ द डे, चर्चा में रही रामसर साइट कांवर झील किस राज्य में स्थित है? हाल ही में किस राज्य में सागा दावा बौद्ध फेस्टिवल आयोजित किया गया? बंगाल की खाड़ी में उठे नए चक्रवाती रेमल का नामकरण किस देश ने किया है? तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मिड वीडियो में और मिलेंगे, तो उनको भी नोट कीजिए। तब तक चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पर। ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन मेक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट चुनी गई? तो मेक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम। यहां पर देखिए, मेक्सिको की बात करें तो आप सभी को पता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मेक्सिको स्थित है, यूएसए के दक्षिण में। इस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है क्लाउडिया शिनबाम। ओके, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं क्लाउडिया शिनबाम की। इन्होंने देखिए अपने प्रतिद्वंदी जोचिटल गेल्वेस को हराकर यह पद प्राप्त किया है और पहली महिला प्रेसिडेंट नियुक्त की गई। मैक्सिको में ये लेफ्टिस्ट मोरेना पार्टी की उम्मीदवार है। इस पार्टी से इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था और जीत गई। यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि इनके पहले मैक्सिको के प्रेसिडेंट के पद पर कौन थे। तो इनके पहले एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर मैक्सिको के प्रेसिडेंट के पद पर थे। अब इनके हटने के बाद नए इलेक्शन हुए और क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट नियुक्त की गई। डन। यहां पर आप इमेज देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होगी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पोर्शन है ये। यूएसए के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको, और मैक्सिको के दक्षिण में जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा ग्वाटेमाला। मध्य अमेरिकी देश है ग्वाटेमाला। मैक्सिको के पूर्व में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और मैक्सिको के पश्चिम में जाएंगे तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाएगा। कभी हो सकता है कि इसकी कैपिटल भी पूछी जाए। बहुत ही सिंपल है, मैक्सिको सिटी। अब मैक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट को नियुक्त की गई क्लाउडिया शिनबाम। डन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा सीटें क्रमशः अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, यहां पर हाल ही में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव कंडक्ट कराए गए थे। हाल ही में इसका रिजल्ट आया है 2 जून को। अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों में बीजेपी को बहुमत मिला है। वैसे 10 सीटें तो बीजेपी निर्विरोध ही जीत गई थी, लेकिन अब जब 50 सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो ऑल ओवर 60 में से 46 सीटें बीजेपी लेकर आई है, और बीजेपी की बहुमत आया है अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में। 60 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी की है। बहुमत का आंकड़ा 30 प्लस मतलब 31 होना चाहिए, और बीजेपी के पास है 46 सीटें। तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का बहुमत है। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 32 विधानसभा की सीटें, इसमें से 31 सीटें जीत कर आई है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जिसे कहा जाता है एसकेएम। एक सिंगल सीट सिक्किम की सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत कर आई है, जिसे कहा जाता है एसडीएफ। तो एक सिंगल सीट एसडीएफ लेकर आई है, और एसकेएम 31 सीटें जीत कर आई है सिक्किम। डन। तो अब सरकार बनाएगी कौन? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। बीजेपी और कांग्रेस को सिक्किम के इलेक्शन में एक भी सीटें नहीं मिली, दोनों जीरो हैं। यहां पर कैजुअली इंफॉर्मेशन हमको सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की पता होना चाहिए। जैसे देखिए, सीएम तो अब जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी तब आएंगे, लेकिन सिक्किम की कैपिटल पूछी जाए गंगटोक है, और सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है ईटानगर, और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल के टी
परनायक। ओके, सिक्किम में 32 विधानसभा की सीटें, अरुणाचल प्रदेश में अगर इसकी बात करें तो 60 विधानसभा की सीटें देखने को मिल जाएगी। डन हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए आज का ऑफर ऑफ द डे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल 2024 के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 25 मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे ओनली 29 रुपीज में, काफी नॉमिनल चार्जेस से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, आपको पता है, मैं आपको काफी बार इंटरफेस बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि चारों सब्जेक्ट इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल स्टडीज को आपको इस मॉक टेस्ट में सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, ताकि आप इजीली एक एक फॉर्मेट, मतलब एक एक सब्जेक्ट के आंसर लगा पाए, आपका पूरा फोकस हो जैसे कि एग्जाम में होता है। तो इस तरह से एसएससी सीएचएसएल 2024 के मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। बायलैंग्वेज मॉक टेस्ट है, तो हिंदी मीडियम में हो आप या इंग्लिश मीडियम में, आपके लिए ये बेनिफिट करेगा। ओके, चलिए, लिंक आपको कहां मिल जाएगी? लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़े। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? पहले ये देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में, भारत के तमिलनाडु राज्य में एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसके निदेशक नियुक्त किए गए चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर, आंसर ए। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है नए निदेशक। ठीक है, इनके पहले निदेशक के पद पर बी वेंकट रमन थे। इनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर नियुक्त किए गए। कहां पर है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र? तमिलनाडु। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कुल कितनी महिलाओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया? देखिए, आप सभी को पता है 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, है ना, लोकसभा। इसके इलेक्शन अभी कंडक्ट हुए थे 7 चरणों में, 1 जून को खत्म हुए हैं, आज रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इलेक्शन के बाद नेशनल इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया है कि 31.2 करोड़, मतलब 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं ने वोटिंग की है 18वीं लोकसभा के इलेक्शन। किसका डेटा है ये? नेशनल इलेक्शन कमीशन का। टोटल 64 करोड़ 20 लाख मतदाता थे जिन्होंने वोट किया है। इसमें से महिलाएं कितनी हैं? इसमें से महिलाएं हैं टोटल 31.2 करोड़। ठीक है, ये जो टोटल मतदाता है ना, अगर इनको हम कंपेयर करें तो G7 देशों के जितने मतदाता हैं उनका 1.5 गुना इंडिया में, और यूरोपीय संघ के 27 देशों में जितने मतदाता है ना, उसका 2.5 गुना मतदाता इंडिया में। 64 करोड़ 20 लाख मतदाताओं ने वोट किया है 8वीं लोकसभा के इलेक्शन में। इनमें से महिलाएं 31.2 करोड़ है, 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं ने वोट किया है। लेट्स सी रिजल्ट कैसे रहते हैं, वो आज हमको पता चलेगा। आगे आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैजुअल इफेक्ट हमको पता होना चाहिए, जैसे कि आप सभी को पता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनके इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में नेशनल इलेक्शन कमीशन का जिक्र देखने को मिलता है। भाग कौन सा है ये आप कमेंट में बताइएगा। ओके, यहां पर प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये सुकुमार सेन है भारत में। 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार। अन्य चुनाव आयुक्त 2 होते हैं, ये ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लिखित विल को लागू करने वाला, लिविंग विल, लिखित नहीं है, लिविंग विल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के आदेश पर लिविंग विल को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, यह है भारत का गोवा राज्य। देखिए, सबसे पहले तो हमको लिविंग विल के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखिए,
क्या होता है कि एक एज के बाद जब हमारी बॉडी काम नहीं करती, या तो हम कोमा में चले जाएंगे या फिर कुछ ज्यादा क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे हमको, मेंटली भी हमारा माइंड काम नहीं कर पाएगा, बॉडी काम नहीं कर पाएगी, हो सकता है आवाज भी ना निकले। तो ऐसी कंडीशन में हमारे हेल्थ से संबंधित डिसीजन कौन लेगा? यही है लिविंग विल। मतलब हम जीते जी, जैसे आप और हम हैं, एडल्ट हैं 18 साल के ऊपर, तो हम अपनी एक विल तैयार कर लेंगे कि भाई अगर ऐसी कंडीशन कभी आती है फ्यूचर में, बुढ़ापे में, तो ऐसे केस में हमारा एक ऑथराइज्ड कोई बंदा होगा जिसको हमने विल में मेंशन किया है, वो हमारे हेल्थ से संबंधित सारे डिसीजन लेगा और डॉक्टर को मानना पड़ेगा, वो जो बोलता है वो हमारे लिए सही है फिर, क्योंकि हम तो ले ही नहीं सकते उस कंडीशन में अपने डिसीजन, तो फिर वो लेगा। ये जो विल बनाई जाएगी ये है लिविंग विल। ओके, गोवा राज्य में इसे अप्लाई किया गया है। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस हैं MS सोनक, इन्होंने एक कार्यक्रम में जीवन के अंत में देखभाल की वसीयत, इसे ही कहा जाता है लिविंग विल, ठीक है, इसे लागू करने को मंजूरी दे दी है और इनकी सिफारिश के आधार पर गोवा पहला राज्य बनेगा जो कि इस लिविंग विल को अपनाएगा। और इस विल को लागू करने वाले पहले जज पूछ ले कौन है, तो ये है MS सोनक, बॉम्बे हाईकोर्ट के जज है। इजी। वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल 3 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 3 जून को कब इसे घोषित किया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वर्ल्ड बाइसिकल डे सबसे पहली बार घोषित किया था 2018 में, और 2018 से हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जा रहा है। उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा, हेल्थ बेनिफिट के लिए साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना, इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाना। भाई साइकिल चलाओगे, पसीना बहाओगे तो शुगर कंट्रोल रहेगी, ब्लड प्रेशर हाई हो चाहे लो हो कंट्रोल रहेंगे, और बहुत सारे बेनिफिट होंगे, जल्दी बूढ़े नहीं होगे, है ना, लॉन्ग टर्म तक जियोगे क्योंकि बॉडी एक्सरसाइज कर रही है, साइकिल चला रही है। तो साइकिल के प्रति जागरूकता है लोगों में पूरे वर्ल्ड में, इसलिए 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पहली बार 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया था। ठीक है, 2024 की थीम की बात करें तो देखिए, प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग, प्रमोटिंग हेल्थ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू साइकिलिंग 2024 में वर्ल्ड बाइसिकल डे की थीम है। कब मनाया गया? 3 जून को। कब शुरुआत की गई थी? 2018 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। आगे बढ़े, किस फुटबॉल क्लब ने UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 जीती है? तो UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024, जो कि देखिए यूरोप में फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता है, ठीक है ना, जो क्लब होते हैं फुटबॉल के उनके बीच में आयोजित की जाती है यूरोप में। इसका खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने 2024 में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर रियल मैड्रिड किस देश का फुटबॉल क्लब है? तो रियल मैड्रिड की बात करें तो यह फुटबॉल क्लब है स्पेन का। इसने फाइनल में जर्मन फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को हराया। ठीक है, तो UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2024 का खिताब विनर हो जाती है स्पेन की फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड, और रनर अप बोरुसिया डॉर्टमुंड। यहां पर यह याद रखिएगा कि रियल मैड्रिड ने इस खिताब को 15वीं बार अपने नाम किया है। यूरोप में आयोजित होने वाली क्लब फुटबॉल प्रतियोगिताएं 1955 में शुरू की गई थी। आयोजन कौन करवाता है? तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसे ही शॉर्ट में UEFA के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विनर स्पेन के फुटबॉल क्लब कौन? रियल मैड्रिड 2024 में। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023-24 भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंकड़ों को जारी किया है। 2023-24 में FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भारत में सबसे ज्यादा आया है सिंगापुर से। आंसर, तो सिंगापुर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है FDI में 2023-24 में। ठीक है, ऑल ओवर देखें तो 2023-24 में 44.43 अरब डॉलर का FDI भारत आया है।
पहले नंबर पर कौन? तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा एफडीआई आया है सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर से 11.77 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है। हालांकि लास्ट ईयर ये थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन अब ये कम हुआ है। फिर भी सिंगापुर पहले स्थान पर है जहां से हमको सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है, 11.77 अरब डॉलर का। सेकेंड नंबर पर इस लिस्ट में आता है मॉरिशस, जहां से 2023-24 में 6.13 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ। और तीसरे नंबर पर अमेरिका, जहां से ऑलमोस्ट 5 अरब डॉलर का एफडीआई हमको मिला है, 4.99 अरब डॉलर। पहले नंबर पर कौन? सिंगापुर, सेकंड पर मॉरिशस और थर्ड पर है एफडीआई के मामले में अमेरिका। चर्चा में रहा होलांगा पार गिब्बन सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? होलांगा पार गिब्बन सेंचुरी ये देखने को मिलेगी भारत के असम राज्य में। अब आप सोचेंगे कि सर अभी सुर्खियों में क्यों है? तो यहां पर देखिए असम राज्य में, देखिए पहले तो ये समझिए कि ये जो गिब्बन है ना, ये बंदर की एक प्रजाति है। इसके नाम पर ही सेंचुरी का नाम पड़ा है होलांगा पार गिब्बन अभ्यारण्य। अभी ये अभ्यारण्य असम राज्य में सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, ठीक है, उस रेलवे ट्रैक पर कैनोपी ब्रिज बनाए जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैनोपी ब्रिज क्या है, लेकिन आप ये समझिए कि ये जो कैनोपी ब्रिज है जो कि सेंचुरी में बनाए जाएंगे, वो भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सहयोग से डिजाइन किए जाने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि रेलवे ट्रैक बिछेगा, ठीक है, जंगल के बीच में से जा रहा है, अभ्यारण्य के बीच में से। अब बंदर जिनके लिए भाई मूल निवास स्थान है, गिब्बन जिसकी हमने बात की है, बंदर की प्रजाति है, और अदर जो जानवर है, गिलहरी हो गई, अदर ऐसे जानवर जो कि पेड़ों से उछलते हैं ज्यादातर, तो रेलवे के कारण दुर्घटनाग्रस्त ना हो, मरे ना, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा कि जो ट्रैक है उसके दोनों ओर पेड़ों के माध्यम से, डालियों के माध्यम से, है ना, टहनियों के माध्यम से एक ब्रिज बनाया जाएगा। अगर आप इमेज देखेंगे तो ये देखिए, ये रेलवे का ट्रैक है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्रिज मैन मेड भी हो सकते हैं, रस्सी और लकड़ियों की सहायता से भी बनाए जा सकते हैं, और नेचुरल टहनियों के माध्यम से इधर से उधर भी बनाए जा सकते हैं। ओरिजिनल फोटो देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, इनको नाम दिया जाता है कैनोपी ब्रिज। ये बनाए जा रहे हैं होलांगा पार गिब्बन सेंचुरी में, भारत के असम राज्य में ये सेंचुरी देखने को हमको मिल जाएगी। असम में 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से बंदर की प्रजाति हुलाक गिब्बन जो कि पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं, वो इस सेंचुरी में देखने को मिलते हैं। हुलाक गिब्बन की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बंदरों की छोटी प्रजाति है, छोटे बंदरों की प्रजाति और समझदार वानर है, ठीक है ना। आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट में भी इनका जिक्र किया गया है। हुलॉक गिब्बन। क्वेश्चन हमारा सेंचुरी से, होलांगा पार गिब्बन सेंचुरी भारत के किस राज्य में? तो ये देखने को मिलेगी भारत के असम राज्य। ओके, लास्ट क्वेश्चन। केदार जाधव ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। केदार जाधव किस राज्य के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं? तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलते हैं केदार जाधव महाराष्ट्र राज्य के लिए। हाल ही में केदार जाधव जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। ओके, इन्होंने अपना करियर 2014 में शुरू किया था, इंटरनेशनल क्रिकेट करियर। श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे खेला था और लास्ट मैच फरवरी 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। यह है केदार जाधव। इनके अलावा एक और प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, यह है दिनेश कार्तिक। आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते थे। 2024 के आईपीएल के बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। तो केदार जाधव और दिनेश कार्तिक दोनों ही इंडियन प्लेयर, ठीक है ना, अब इन्होंने संन्यास ले लिया। डन। तो यहां पर 4 जुलाई के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझ लिए। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन। देखें, डब्ल्यूएचओ द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस
जो कि बेंगलुरु का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इससे दिया गया। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। कलाकार व पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर का हाल ही में निधन हो गया। किस कला के लिए जाना जाता था? तो इनको कठपुतली कला के लिए जाना जाता था। 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 2 जून को मनाया जाता है हर साल तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस। आगे बढ़े। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो कितनी है? 8.2%। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने विश्व मुक्केबाजी की सदस्यता ली है। विश्व मुक्केबाजी का हेडक्वार्टर कहां है? तो यह है स्विट्जरलैंड। किस संस्था द्वारा हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर यंग कस्टमर रिपोर्ट को जारी किया गया? तो यह रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO। वर्ष 2024 में मेंस T20 वर्ल्ड कप के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो यह है नोवा संस्करण। कहां आयोजित हो रहा है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज, है ना? ठीक है। डीआरडीओ और किस संस्था द्वारा मिलकर डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है? तो यह आईआईटी कानपुर के सहयोग से डीआरडीओ के द्वारा स्थापित किया गया। चर्चा में रहा दार एस सलाम बंदरगाह किस अफ्रीकी देश में स्थित है? तो यह स्थित है तंजानिया में। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? भारत की कौन सी कंपनीज को टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024 में शामिल किया गया? तो सभी कंपनियों को, रिलायंस, टाटा और सीरम इंस्टीट्यूट, अलग अलग कैटेगरीज में इनको शामिल किया गया। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब कहां चलें? अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर, लास्ट डे जो मैंने आपको दिए थे। भारत की कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो ये भारत की बहुत ही फेमस चेस प्लेयर है। कौन सी बुक पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? तो चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा है। और कैलिस्टो किस ग्रह का उपग्रह? तो कैलिस्टो जुपिटर, बृहस्पति का उपग्रह। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं स्नेहा सिंह ने, और इसके अलावा सूरज वाईटी। ठीक है, लेकिन यहां पर स्नेहा सिंह मिड वीडियो का एक क्वेश्चन भूल गए हैं। ठीक है, तो कोनेरू हम्पी चेस की प्लेयर है, ये पता चल गया। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की ऑटोबायोग्राफी की बात करें, चेंजिंग इंडिया। और कैलिस्टो जुपिटर का उपग्रह है। इसके अलावा मैंने आपसे मिड वीडियो में पूछा था सैम करन किस देश के प्लेयर हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। इसके अलावा मैंने आपसे इजराइल का एक पोर्ट पूछा था, याद हो तो, उसका नाम था अशदोद पोर्ट, इजराइल में स्थित है। मैंने आपको पहले बताया था इसके बारे में। ओके, तो आई होप आज के सेशन के करंट अफेयर आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर था आज का। कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा क्वेश्चन ऑफ द डे का। कोई अगर आपका क्वेश्चन, अदर कोई डाउट हो आपको किसी से भी रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट थोड़ा सा सीरियस है, अगर जायज है, तो मैं उसको भी यहाँ पर कलेक्ट करूंगा। जो इम्पोर्टेंट आपको कोई भी अगर अपडेट चाहिए या फिर कोई भी आपको बहुत ही सीरियस डाउट आ रहा है, तो वो आप पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपके सॉर्ट आउट कर दूंगा, यहाँ पर आपकी कमेंट एड ऑन कर दूंगा। बाकी क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर तो कमेंट में कीजिएगा ही। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।